हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर यज्ञ विद्या की तरफ से डेडिकेटेड क्लास हो रहा है। इस कड़ी में हम लोग समान ज्ञान, समान हिंदी, मैथ, रीजनिंग का बहुत सारा वीडियो आप लोग के लिए लेके आए हैं। आज इस कड़ी में हम लोग बात करेंगे हिंदी का। बच्चों, उससे पहले आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको एक बात की जानकारी और दे दूं कि अभी यज्ञ विद्या की तरफ से आप लोगों के लिए कंप्यूटर पे स्पेसिफिक क्लास लेके आया जा रहा है। ये कंप्यूटर का क्लास आप लोगों के लिए जितने भी कोर्स से जितने भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि अगर जो इसका सिलेबस आप देखें बहुत ही डिटेल में आप लोग को बताया जाता है। अभी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम होने वाला है, यूपी एएसआई का एग्जाम है, उसमें कंप्यूटर एक सेक्शन है जो कि काफी ज्यादा वेटेज उसके अंतर्गत कंप्यूटर का है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, उसका लाभ उठाएं। आइए आज हम लोग बात करते हैं हिंदी की, हिंदी में भी कारक का। यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके हम लोगों ने जितने भी वीडियो लाए सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। आप जाएं, उस वीडियो को देखिए और उसका लाभ उठाएं। ये आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये हिंदी का सिलेबस है। इसमें हम लोग का पूरा कोशिश की एग्जाम से पहले आप लोग का एग्जाम का डेट 17-18 फरवरी अभी तक के हिसाब से दिया गया है। तो हम लोग का पूरा ये प्रयास है कि एग्जाम से पहले आप लोग का सिलेबस को पूरा करा लिया जाए। आइए अब हम शुरुआत करते हैं लिंग वचन कारक की। बच्चों, लिंग वचन कारक एक सेक्शन है हिंदी में जिसके अंतर्गत लिंग और वचन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोग ने पहले वीडियो में किया था। आज उस कड़ी में हम लोग कारक की बात करेंगे। ये इस सेक्शन लिंग वचन और कारक का अंतिम वीडियो है। तो आज हम लोग बात करेंगे कारक का। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही संक्षेप में बताएं, अगर मैं ये आपको बोलूं कि रचना शैली देखती है, ये जो एग्जाम्पल है रचना शैली देखती है, इससे क्या मतलब निकलता है? क्या इससे कोई मतलब निकलता है? नहीं निकलता है। अगर मैं ये बोलूं रचना शैली को देखती है, इससे मतलब निकल रहा है? इससे बिल्कुल मतलब निकल रहा है। तो होता क्या है कि जो वाक्य बनता है, वाक्य एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। निरर्थक कहा जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है, जहां पे कुछ मिसिंग है। सार्थक वाक्य होता है जिसका कुछ मतलब निकलता है। यहाँ पे बच्चों अगर मैं देखते हैं सिर्फ को लगाने से रचना शैली को देखती है, सिर्फ को लगाने से ये वाक्य निरर्थक से सार्थक वाक्य बन जाता है। शिल्पा शैली अलग हो गई, इसका क्या है? इसमें भी मिसिंग है। कविता लेखराज पुस्तक दी, इसमें भी मिसिंग है। इसमें दोनों में मिसिंग है। क्या मिसिंग है? कविता ने लेखराज को पुस्तक दी, शिल्पा शैली से अलग हो गई। तो हर वाक्य में बच्चों क्या होता है, हर वाक्य में सही तरह से वाक्य को लिखना बहुत जरूरी है। और इस वाक्य को लिखने के लिए हम लोग को प्रयोग करते हैं कारक। तो कारक क्या होता है अगर संक्षेप में बताएं, सिंपल भाषा में जो क्लास 6-7 के बच्चे को भी समझ में आ जाए, वो है कारक कहते हैं बच्चों संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध स्थापित करता है उसको हम लोग कहते हैं कारक। कारक क्या होता है बच्चा? कारक होता है संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताता है, एक रिलेशन स्थापित होता है कारक के थ्रू। तो कारक ये हो गया। बहुत ही आसान भाषा में आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, संज्ञा सर्वनाम का जिससे संबंध, क्रिया से संबंध बताए जाते हैं, खासकर क्रिया से। कभी कभी संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम में विशेषण से भी संबंध बनता है, लेकिन यहाँ पे खासकर ज्यादा केस में क्रिया से संबंध स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा? कारक के द्वारा। और कारक के यूज करने से कोई भी निरर्थक वाक्य जो है वो बन जाता है हमारा सार्थक वाक्य बन जाता है। अभी हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल देखा। 3 एग्जाम्पल रचना शैली देखती है, यहाँ पे को सिर्फ को लगा देते हैं, ये देखो सिर्फ को लगा दिया तो यहाँ पे एक सार्थक वाक्य बन गया। ठीक इसी तरह से बच्चों शिल्पा शैली अलग हो गई, यहाँ पे हम लोग शिल्पा शैली से, ये भी हमारा बन गया सार्थक वाक्य। तो देखो बच्चों कहीं पे को लगा है, कहीं पे से लगा है, कहीं ने लगा है, ये क्या है? ये कारक है। ये तो समझिए कारक क्या होता है, कारक संज्ञा सर्वनाम का संबंध स्थापित करता है क्रिया के साथ। लेकिन ये को से ने ये अलग अलग कारक है। तो क्या कारक एक ही होता है या कारक अलग अलग होता है? कारक बच्चों कुल मिला के 8 तरह का होता है। जी हाँ, 8 तरह का कारक का प्रयोग किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में कारक के 8 प्रकार होते हैं। क्या है हम लोग आगे देखेंगे। अभी आपने समझ गया कारक क्या होता है। संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला कारक कहलाता है। इतना आसान है। कारक क्या करता है? कारक निरर्थक वाक्य को सार्थक वाक्य बनाने में मदद करता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं डिफिनीशन पे, परिभाषा पे। परिभाषा जो मैं बताया एग्जाम में आप लोग लिख देते हैं। अभी जो एग्जाम होने वाला है आपका ये है ऑब्जेक्टिव एग्जाम एमसीक्यू। लेकिन अगर किसी एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव होता है, वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें लिखा जाए कि कारक को परिभाषित करें, साथ ही साथ कारक के कितने प्रकार है उसे भी बताएं,
तब आप क्या करेंगे, जो मैंने एग्जाम्पल में बताया, शुरू में बताया, उसे भी आप बता देंगे तो आपको 100% मार्क्स मिल जाएगा, अंक मिल जाएगा कि संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाला कारक कहलाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा के मैं लिख दिया हूं, क्या है देखो, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। ये बच्चों, ये हिंदी में कहा जाता है कि लच्छेदार शब्द, शब्द का अच्छे से चुनाव करना, ये हो गया वो। और शुरू में जो बताया वो है लेमैन में कि संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताना कारक होता है। कुछ भी लिखते हैं आपको 100% मार्क्स मिल जाएगा। ये अगर लिखते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा मार्क्स ज्यादा मिल जाए। तो अगर डेफिनेशन पूछा जाए, अगर किसी वर्णात्मक एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, आप अगर कोई बच्चा 10वीं का बच्चा इसे देख रहा है और बोर्ड के एग्जाम में कारक पूछा जाएगा, तो आप इस परिभाषा को लिखिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं विभक्ति का। ये विभक्ति क्या होता है, सुन के अजीब लगेगा, विभक्ति क्या होता है। तो बच्चों अभी जो हम लोग बात किए को से ने, को से ने बहुत सारा है, ये मैं 3 एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। इस 3 एग्जाम्पल में 3 विभक्ति का बच्चों प्रयोग किया गया है, को का, से का और ने का। ये होता है विभक्ति। विभक्ति को और डिटेल में जानने के लिए, कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्ति करते हैं। जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्ति करते हैं। को से ने, ये हो गया विभक्ति। अब आते हैं कारक के भेद में। कितने प्रकार के कारक होते हैं, मैंने बताया कि कारक के कुल 8 प्रकार है हिंदी व्याकरण में। अब समझ लो संस्कृत व्याकरण में कितने भेद है। संस्कृत की मैं बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको जानकारी रखना चाहिए। अगर कोई सिंपल ये पूछे कारक कितने प्रकार के होते हैं, अगर अभी आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हो, अगर उसमें पूछा जाएगा कि कारक के कितने प्रकार है, तो पक्का आप लिखिएगा 8। लेकिन अगर प्रश्न में यह लिख देता है कि संस्कृत व्याकरण में कारक को कितने भागों में बांटा गया है, तब बच्चों आप 6 लिखेंगे। अगर 8 लिखते हैं बच्चों तो आपका जवाब गलत हो जाएगा, आपको लिखना होगा 6। तो संस्कृत में कुल 6 कारक होते हैं और हिंदी में होता है 8। अभी हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण की, तो हम लोग बच्चों 8 कारक को देखते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा कारक है और कौन कौन सा है उसकी विभक्ति। जैसे मैंने बताया कि हर कारक का एक स्पेसिफिक विभक्ति होता है, तो क्या एक समान विभक्ति किसी 2 कारक का है या नहीं है, ये भी हम लोग बात करेंगे। बहुत सारी चीज बताऊंगा, बस ध्यान से देखिए। 8 प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन से कारक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये है 8 कारक। पहला कारक है कर्ता। कर्ता कारक है नोमिनेटिव केस। कारक को इंग्लिश में बच्चों कहते हैं केस। थोड़ा बहुत इंग्लिश आपके एग्जाम में इंग्लिश बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेरी सलाह है कि जब भी आप कोई व्याकरण पढ़ते हैं, अगर इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी थोड़ा यूज कर लेंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि जो बच्चा अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहा है, हो सकता है वो कोई ऐसा भी एग्जाम दे जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो इंग्लिश व्याकरण में आपको लिखा रहेगा केस, केस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस। तो उस समय आपको नया न लगे, उस समय यही चीज होगा, कुछ अलग रूप में होगा, वो भी जब उस एग्जाम की तैयारी करेंगे तब वो भी डिटेल में बताया जाएगा। अभी मैं हिंदी में बता रहा हूं, लेकिन सबका इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार आपसे निवेदन है कि इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी को, इंग्लिश में जो वर्ड यूज किया गया है, बच्चा एक बार उसे जरूर पढ़ ले, जिससे कभी एग्जाम में कोई चीज भी आ जाए तो आप रिकॉल कर सके। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि क्या बच्चा केस जानते हो, आप कारक सब कुछ जानते हो, रामायण की तरह बिल्कुल याद है, A to Z सब कुछ पता है कारक के बारे में, लेकिन बस एक चीज नहीं पता है, वो ये नहीं पता है कि कारक को केस कहा जाता है। तो थोड़ा बहुत आप लोग इंग्लिश जरूर जाने, फायदा करेगा। तो हम लोग सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता का विभक्ति ये ने को कहा जाता है, ये विभक्ति को कहा जाता है चिन्ह, निशान चिन्ह, जिसके द्वारा कोई कारक पहचाना जाता है, तो उसे कहते हैं विभक्ति। तो कर्ता का विभक्ति है ने, कर्म का हो जाएगा को, करण का से और द्वारा दोनों होता है, से भी होता है द्वारा भी होता है। संप्रदान, संप्रदान को के लिए हेतु, निर्मित, वास्ते, ये सारे विभक्ति यूज किया जाता है संप्रदान के लिए। अपादान कारक के लिए हम लोग यूज करते हैं से का। बच्चों 2 कारक है, एक है करण कारक, एक है अपादान कारक, दोनों के लिए समान विभक्ति से का प्रयोग किया जाता है। तो क्या दोनों कारक एक है, ये हम देखेंगे। क्या कुछ अंतर है दोनों से में, अभी बताता हूं। पहले मैं आटो को बता दूं, फिर उसे भी बताऊंगा। संबंध कारक की विभक्ति है का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, ना, ये है संबंध कारक की विभक्ति। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। अधिकरण कारक की विभक्ति है मैं, पे, भीतर। पर भी लिखा जाता है, पे भी लिखा जाता है, सारा कुछ इसके लिए यूज होता है। आप चाहे तो पर भी लिख सकते हैं।
संबोधन कारक की विभक्ति है हे, हो, अजी, अरे, ए, अरे। मतलब जिस नाम से किसी को संबोधित किया जाता है। अगर बच्चा अगर आप लोग हिंदी को मन से आत्मा से आप लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, समझने को तैयार है, तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है अभी मैं बता देता हूं। कोई भी कारक ले ले, हर कारक का जो विभक्ति है उसका खास तरह का पहचान है जिसके कारण आप परेशान नहीं होंगे। कैसे नहीं, मैं चलो करण और अपादान की बात कर रहा हूं, दोनों की विभक्ति से है, तो कैसे आपको पता चलेगा कौन करण की है कौन अपादान की है। मैं यहां बताऊं कि वन बाय वन जब बताऊंगा तब बताऊंगा। मैं सोचता हूं कि आगे जब वन बाय वन हर कारक को मैं बताऊंगा तब मैं दोनों का अंतर भी बता दूंगा, क्या अंतर है करण कारक में और क्या अंतर है अपादान कारक में, जबकि दोनों की विभक्ति एक है से। हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है बच्चे, आगे हम लोग इसको बात करेंगे। शुरुआत हम लोग करते हैं बच्चे कर्ता कारक की। क्या होता है कर्ता कारक? कर्ता कारक जो होता है इसमें सिंपल चीज होता है कि वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है, जिसके ऊपर पूरा फोकस होता है वो कहलाता है कर्ता कारक। इसका जो विभक्ति होता है वो होता है ने। कर्ता कारक जो काम करता है, सिंपल भाषा में राम ने खाया, तो भाई कर्ता कारक कौन सा? राम क्या हो गया? संज्ञा सर्वनाम, ने खाया, यहाँ पे ने उसका हो गया पहचान की। तो कर्ता कारक होता है कि वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है। इसका विभक्ति ने होता है। और ध्यान दो बच्चे, ये जो ने विभक्ति होता है ये जरूरी नहीं कि हर जगह ने का प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं क्या होता है कि ने इनडायरेक्ट रूप में छिपा रहता है। मैं आगे उदाहरण के द्वारा आपको क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पे ने नहीं दिया गया है लेकिन यहां भी कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। मैं आगे एक एक करके डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी के लिए समझ लीजिए कि जो व्यक्ति ने होता है उसका कहीं पे प्रयोग किया जाता है और कहीं पे प्रयोग नहीं किया जाता है। जहां पे ने विभक्ति का प्रयोग होता है उसे हम लोग कहते हैं अप्रधान, अप्रधान, अप्रधान। ध्यान दो, अप्रधान, प्रधान कर्ता कारक कहते हैं। जहां पे न ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है अप्रधान कर्ता कारक कहते हैं, और जहां पे ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रधान। ये जो चीज है ये आपको शायद कम जगह, अभी आपको जितना भी वीडियो देखिए आपको बहुत कम जगह ये मिलेगा। क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि अप्रधान कर्ता कारक और प्रधान कर्ता कारक क्या है, ये कोई एग्जांपल दे के दे देगा ये किस तरह का कर्ता कारक है। जैसे यहाँ पे अंशु ने भोजन किया, यहाँ पे दे देगा कि इस प्रश्न में किस कारक का प्रयोग किया गया, कर्ता कारक या कर्ता कारक छोड़ दो, पूछ देगा कर्म कारक, करण कारक और प्रधान कर्ता कारक, प्रधान कर्ता कारक। अब आपको बताना होगा कि यहाँ पे ने अंशु ने भोजन किया, यहाँ पे किस कारक का प्रयोग किया गया है, तो आपको बिल्कुल बताना होगा यहाँ पे अप्रधान कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि जहां पे ने स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा वो होगा अप्रधान कर्ता कारक, जहां पे ने नहीं लिखा जाएगा वहां होगा प्रधान कर्ता कारक। अब चलिए उदाहरण को देखते हैं। यहां है अंशु ने भोजन किया, क्लियर रूप से ने लिखा हुआ है, देख रहे क्लियर रूप से ने का प्रयोग किया गया है। टिप्टी कविता की रचना की। अब ये बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ने छिपा हुआ है, कहां पे? यहाँ देखो, यहाँ पे अगर ने लिख भी देते हैं तब भी वही मतलब होगा, टिप्टी ने कविता की रचना की। गुड़िया ने खाया, यहाँ ने लिखा गया है। तनु गाना गाई, यहाँ पे ने छिपा हुआ है, तनु ने गाना गाई। तो बच्चों जो कर्ता कारक होता है वो आप समझ गए, इसकी विभक्ति है ने। ये दो रूपों में प्रयोग होता है। एक रूप में ने का प्रयोग हम करते हैं, स्पष्ट रूप से करते हैं। जब ने का प्रयोग करेंगे बच्चों तब उसे कहा जाएगा अप्रधान कर्ता कारक, और जब ने का प्रयोग नहीं करेंगे तब उसे कहा जाएगा प्रधान कर्ता कारक। बहुत ही आसान है। एग्जाम में आपको हो सकता है क्वेश्चन दे दे अंशु ने भोजन किया, डायरेक्ट पूछ देगा किस कारक का प्रयोग किया गया है। चारों 8 में से कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको क्लियर बताना होगा इसका इसका इसका। जितना भी मैं बता चुका बार बार कि जो सिलेबस है आपका, सिलेबस में बहुत सारा चीज दिया गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सारा क्वेश्चन जो बिल्कुल बेसिक लेवल का पूछा जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपको उसके लिए हिंदी में पीएचडी करना पड़ेगा, हिंदी में ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। 10वीं तक का हिंदी पढ़ लीजिए, सारा क्वेश्चन आप लोग 100% सही करके आएंगे, ये दावा है। पिछले साल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, मेरे बात पे अगर विश्वास नहीं तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के आप सॉल्व कर लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, क्लियर करने का सबसे पहला तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। यही हिंदी जो बहुत सारा हिंदी आप देखते हैं, विलोम पर्यायवाची मैंने बताया, ये यूपी आरओ में भी पूछा जाता है। क्या दोनों का स्टैंडर्ड एक नहीं बच्चों, दोनों में अलग अलग सिलेबस है, क्वेश्चन अलग अलग है। तो कर्ता कारक आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग बात करते हैं कर्म कारक का।
कर्ता ने कर्म को। याद रखो, एग्जाम में जो जो पूछा जाएगा, इस चार्ट को बच्चों स्टार लगा देता हूं, इसको बिल्कुल मुझजबानी याद होना चाहिए। किस कारक क्या विभक्ति है, बिल्कुल याद होना चाहिए। मैं किसका विभक्ति है, अधिकरण का। अगर पूछा जाए मैं, बिल्कुल सोचिए मत, डायरेक्ट बोलिए अधिकरण। जैसे आप लोग को एबीसीडी याद है, जैसे आप लोग को 2 का पहाड़ा याद है, 5 का पहाड़ा याद है। 5 का पहाड़ा पूछना तो ऐसा आपको याद नहीं करना पड़ता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। जैसे आपको पहाड़ा याद है 5 का, 6 का, 10 का, एबीसीडी याद है, उसी तरह से विभक्ति बच्चों याद करो। मुझ जबानी डायरेक्ट बता दो, बिना सोचे हुए, इतना याद होना चाहिए। संबंध का किसकी अभिव्यक्ति है, तुरंत बताओ संबंध की। ए हो अजी अरे किसकी विभक्ति है, डायरेक्ट बोलो संबोधन कारक की, बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए हम लोग कर्ता के बाद बात करते हैं कर्म कारक की। कर्म कारक की, कर्म कारक का डिफिनेशन पहले बताता हूं, फिर हम लोग उदाहरण के द्वारा आराम से समझेंगे। तो संज्ञा और सर्वनाम का जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं कर्म कारक। आसान है सिलेबस डेफिनेशन। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को होता है। सेम यही चीज है, कभी हम लोग को का प्रयोग करते हैं, कभी हम लोग को का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक रूप से नहीं दिया गया है, जैसे कर्ता कारक में दिया गया था कि जब ने का प्रयोग करते तब क्या करते हैं, जब ने का प्रयोग नहीं करते तब क्या करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक रूप से दिया गया है, जब को का प्रयोग किया जाता है तब तब कभी को का प्रयोग किया जाता है, कभी को का प्रयोग डायरेक्ट रूप से नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है कि को का प्रयोग जब करते तब कौन सा कर्म कारक करते हैं। सिंपल यहाँ पे कर्म कारक कहा जाता है। कभी को का प्रयोग होता है डायरेक्टली, कभी को का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण आपके सामने है, सीमा ने तनिषा को पीटा। सीमा ने तनिषा को पीटा, यहाँ पे को का प्रयोग हो रहा है। विनय पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पे को का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन क्या को छिपा हुआ है, बिल्कुल छिपा हुआ है। कैसे, विनय पुस्तक। अब बताओ यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, ने लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, को। विनय पुस्तक को पढ़ रहा है। बच्चों देखो कुछ चीज जो है ना हंसी मजाक में हो जाता है, आप लोग स्ट्रेस बिना लिए हुए बस कोई वीडियो देखते जाइए, मैं आपको यहाँ याद करा के घर भेजूंगा, ये आपसे प्रॉमिस है मेरा। बस वीडियो को ध्यान से देखिए, कारक आप लोग वीडियो समाप्त होते होते सारा कारक समझ जाएंगे, कारक का रामायण आप लोग समझ जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अब कुछ कुछ बातें कैसे पता चलेगा कर्म कारक के बारे में, तो एक मैं आप पहचान के लिए यहाँ पे स्टार लगा देता हूं बच्चों। इस 4 लाइन को, 3 लाइन है और थोड़ा सा 2 शब्द है, इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। क्या है, कर्ता की पहचान के लिए क्रिया के साथ कौन का प्रश्न और कर्म की पहचान के लिए क्या अथवा किसको को प्रश्न करते हैं। कौन का पहचान कर्ता के लिए होता है, जिससे कौन, जैसे विनय पुस्तक को पढ़ रहा है, तो यहाँ पे विनय पुस्तक को पढ़ रहा है, तो विनय किसको पढ़ा, तो पुस्तक को पढ़ा है। तो किसको अगर होगा तब हम उसे कहेंगे कर्म कहेंगे, किसको, पुस्तक हो गया कर्म कारक। देखो यहाँ पे दिया गया किसको का यूज होता है कर्म के लिए, विनय पुस्तक पढ़ रहा है, एक शब्द वाक्य, ध्यान से सुनो, एक वाक्य है विनय पुस्तक पढ़ रहा है। अब कैसे पता चलेगा कौन कर्म है कौन करता है, तो हम लोग जो आपको फॉर्मूला बताया कि किसको, जहां से किसको का हिंट मिलता है, आभास होता है, वो होता है कर्म। जैसे विनय किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है या कोई नॉवल पढ़ रहा है, तो विनय पुस्तक को पढ़ रहा है, तो किसको हो जाएगा, पुस्तक के लिए यूज हो रहा है इसलिए पुस्तक हो जाएगा। अब सेम कौन, सीमा ने तनिषा को पीटा, क्रिया के साथ कौन का प्रश्न। अब सीमा ने किसको पीटा, तो सीमा ने तनिषा को पीटा, तो सीमा यहाँ पे हो जाएगा कर्म कारक। तो कर्म कर्ता कारक कर्ता हो जाएगा, तो कर्ता कर्म समझ गए। और कर्म कारक क्या होता है, इसकी विभक्ति होता है को कहीं पे डायरेक्टली हम यूज करते हैं, अब को विभक्ति का बहुत जगह यूज नहीं किया जाता है। दोनों एग्जांपल आप लोग के सामने है। सीमा ने तनिषा को पीटा, यहाँ पे को का प्रयोग डायरेक्ट रूप से करते, विनय पुस्तक पढ़ रहा है, बिल्कुल ग्रामेटिकली सही है। लेकिन अगर को लगा देंगे तो क्या गलत होगा, गलत नहीं होगा। यहाँ पे को का मतलब इसमें छिपा हुआ है, सीमा पुस्तक को पढ़ रहा है, तो कर्ता ने कर्म को, ये होता है विभक्ति। साथ साथ आप लोग देखते जाएंगे सुनते जाएंगे तो याद हो जाएगा, कर्ता की विभक्ति है ने, तो कर्ता ने कर्म को, हम लोग याद भी करते जाएंगे। अगला कारक है करण कारक। करण कारक के बदले के बारे में हम लोग शुरू में पढ़ा था कि करण कारक और अपदान कारक दोनों की विभक्ति से है, तो क्या से एक ही जैसा है या कुछ अंतर है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जो करण कारक होता है उसमें अलग होने का एक भाव निकलता है, सॉरी संबंध बनाने का एक भाव निकलता है करण कारक से। और जो
अपादान कारक है, इससे अलग होने का भाव निकलता है। कैसे होगा ये बताते जाते, तो पहले करण को देखते हैं। करण कारक से एक संबंध बनने का भाव निकलता है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से अथवा द्वारा है। अब देखो, जैसे अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा, तो यहाँ पे एक संबंध बन रहा है, मार खा रहा है लेकिन एक संबंध बन रहा है। किससे? अर्पिता को डंडे से मारा। दोनों के अंदर एक टच हो रहा है, एक मिलने का हो रहा है। अर्पिता को मारा गया डंडा से, तो यहाँ पे देखो डंडा और अर्पिता एक दूसरे से टच हो रहा है, क्योंकि डंडा से मारा गया मतलब अर्पिता को टच तो होगा ही डंडा, तो यहाँ पे एक संबंध का बोध होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं करण कारक का। अब ये इसका विभक्ति है से, इसको द्वारा भी यूज होता है इनडायरेक्ट रूप। यहाँ देखो, अगर हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अर्पण ने अर्पिता को डंडे द्वारा मारा, या तो डंडे से मारा या डंडे द्वारा मारा, दोनों मतलब हो सकता है। इसीलिए करण कारक का विभक्ति से और द्वारा दोनों होता है। से में आप लोग ध्यान रखेंगे, से विभक्ति ऐसा न हो कि से विभक्ति के योग आगे भी मैं बताऊंगा, जहां हो रहा है आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। अगला एक एग्जाम्पल है, स्नेहा लेखनी से लिखती है। अब यहाँ पे देखो, स्नेहा लेखनी से लिखती है, यहाँ पे लेखनी जो है, लेखनी क्या होता है? लेखनी द्वारा लिखा जाता है, कागज पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे लेखनी और कागज में एक संबंध बन जाता है, दोनों के बीच जुड़ाव होता है, इसीलिए ये हो जाएगा करण कारक। ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए मैं नीचे लिख भी दिया हूं कि अगर समझ में ना आए तो यहाँ पे एक बात देख भी ले कि मारने का डंडे से तथा लिखने का कार्य लेखनी से किया गया था, डंडे से तथा लेखनी से करण कारक। जो चीज मैंने बताया उसे नीचे दिया भी गया है, आप लोग उसे भी पढ़ ले। अब कहीं कहीं क्या होता है कि से और द्वारा जो होता है छुपे हुए होता है, जैसे पहले भी हम लोग देखेंगे जो कर्ता कारक उसमें ने कहीं छुपा हुआ होता है। ठीक उसी तरह से करण कारक का जो विभक्ति है से और द्वारा, वो बहुत जगह छुपा हुआ होता है। जैसे उदाहरण देखिए, न आंखों देखा न कानों सुना। अब इसमें क्या कुछ छुपा हुआ है? बिल्कुल। इसमें देखो, न आंखों द्वारा देखा, अब आंखों से देखा हो सकता है, द्वारा देखता हो सकता है, या तो आंखों से देखना होता है, आंखों द्वारा देखना होता है। तो यहाँ पे से और द्वारा दोनों छिपा हुआ है, किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया। बहुत बार क्या होता है बच्चों, अभी से लेके कर्ता कारक से लेके अंतिम कारक अगर पढ़ेंगे तो बहुत बार विभक्ति जो है छिपा हुआ रहता है, तो आपको उसको भी समझना होगा। और समझने का एक ही तरीका है, बार बार एग्जाम्पल देखते जाए, उससे संबंधित जितना चीज आपको एग्जाम्पल मिलता है आप उसको देखते जाए। हिंदी सिर्फ और सिर्फ लगातार बहुत ज्यादा पढ़ने से ही आप लोग का क्लियर होगा। अब जैसे विलोम शब्द है, विलोम शब्द को अगर आप चाहते हैं एग्जाम में एक भी गलत हो तो मेरा जितना वीडियो में विलोम है, जितना शब्द बताया गया उसको पढ़िए, कहीं दूसरे चैनल पे है उसको भी पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जो बताया उससे उसके अलावा विलोम कभी नहीं पूछेगा। मैं एक पिछले साल के आधार पर एक मोटा मोटी बता दिया, उम्मीद है कि 99% उसी से आएगा, लेकिन 1% जो चांस होता है उसका रिस्क क्यों ले। कोशिश कीजिए जितना आप पढ़ सके, समय अलाउ करता हो, सारा सिलेबस देख लीजिए आपको क्या क्या कवर करना है। आप अपने टाइम मैनेजमेंट देखिए, अगर उसका समय मिलता है तो बिल्कुल देखते जाइए, मेरे वीडियो को पूरा देखिए। उसका अगर समय मिल रहा है, कोई दूसरा वीडियो अगर उपयोगी है उसे भी जरूर देखिए। और दूसरा उदाहरण इसका कि हिंदी में कुछ संस्कृत के करण कारक के पद ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। जैसा लिखा गया संस्कृत का वो हिंदी में भी एज इट इज प्रयोग हो जाएगा, जिसे कहा जाता है ज्यों का त्यों। जैसे वो अपने मकसद में ये किन प्रकार सफल हो गया, यहाँ पे संस्कृत का जो शब्द है उसको हिंदी में एज इट इज यूज किया जा रहा है। चौथा कारक होता है जिसको हम लोग कहते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक होता है, और संप्रदान कारक जो होता है इसके विभक्ति को होता है। बच्चों विभक्ति के लिए इस स्लाइड को मैं बार बार उस स्लाइड की तरफ ले जाऊंगा, इसको बहुत अच्छे से आपको विभक्ति के लिए देखना होगा। अब यहाँ पे को, के लिए, हेतु, निर्मित, वास्ते सब है। मैं आगे बताते समय सिर्फ को लिखा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि के नहीं होगा, लिए नहीं होगा, हेतु नहीं होगा। सारा विभक्ति जो यहाँ दिया गया उसका प्रयोग हम लोग करते हैं एग्जाम में। अगर मैं इसी चीज को फिर रिपीट करूंगा आगे स्लाइड में तो हो सकता है स्लाइड बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जितना विभक्ति यहाँ दिया गया ये रामबाण, इसे जरूर याद कर ले। मैं बार बार बता रहा हूँ, इस पेज को 3 स्टार लगा दिया हूँ। कारक की जितनी विभक्ति उसको अच्छे से देख ले, पढ़ ले, समझ ले। अभी हम लोग बात कर रहे थे संप्रदान कारक का, तो जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, इसकी विभक्ति को होता है। ठीक है, अब ये सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है, बच्चे को गेंद लाओ। सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है, बच्चों को गेंद लाओ। इसमें दोनों जगह को विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे को की जगह आप लोग देखिए बच्चे के लिए, बच्चे के लिए गेंद लाओ, ये भी आपका संप्रदान कारक का उदाहरण है। ठीक है, अपादान कारक। बच्चों देखो एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को किस तरह पूछा जाता है, कुछ का एग्जाम में कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा जाएगा किस कारक की क्या विभक्ति है, और जहां पे थोड़ा ट्रिक
ट्रिकी होगा, वहां पे आपको करण कारक अपादान कारक के बीच कुछ कहीं ना कहीं अंतर पूछा जाएगा। कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जाएगा जिसमें आप लोग कंफ्यूज कर जाए, ये बताने में सक्षम न रहे कि कौन सा कारक का उदाहरण है, तो वहां ध्यान दीजिए। अब मैं बता रहा हूँ अपादान कारक। अपादान का मतलब होता है अलग होना। तो अपादान कारक क्या होता है, जैसे कारक का मैंने डिफाइन ही किया है, शुरू में बताया, डिफिनेशन भी बताया था कि कारक होता है जो संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताता है, और अपादान कारक के द्वारा क्या होता है, अलग होने का संबंध बताता है। अलग होना प्रकट होता है अपादान कारक के द्वारा, और इसकी विभक्ति है से। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा। अब देखो, मैंने बताया था करण में संबंध बनता है, एक जुड़ाव बनता है। अपादान में क्या होता है, अलग होना। अलग होना प्रकट होता है, या विलाप। वृक्ष से पत्ता गिरा, तो वृक्ष और पत्ता के बीच क्या संबंध बन रहा है, नहीं, यहाँ पे संबंध विच्छेद हो रहा है, एक दूसरे से अलग हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम से का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा अपादान कारक के रूप में। और करण कारक में जो से का प्रयोग करेंगे, वो हो जाएगा संबंध बनाने में, जोड़ने में। सवार घोड़े से गिरा। अब घोड़ा से सवार गिरा है, तो बच्चा घोड़ा सवार क्या करेगा, घोड़ा सवार के बीच में, जब सवार घोड़ा पे बैठा हुआ था तब तो एक दूसरे टच में था, जब अलग हो गया तो संबंध विच्छेद होता है। इनको बिल्कुल इस तरह से सोचो, अगर टच हो रहा है तो हो गया करण कारक, जब विच्छेदन हो रहा है, संबंध अलग हो रहा है, जैसे टच अलग हो रहा है। अब यहाँ देखो, हाथ देखो, मेरा दोनों हाथ के बीच में क्या है, संबंध बना, एक दूसरे टच में है, ये अलग हो गया। करण कारक क्या होता है, ये होता है करण कारक, दो चीज मिल रहा है, बस समझ लो यही चीज है। उसको हो सकता है लैंग्वेज में अलग तरीके से आपको अलग अलग जगह दिया जाएगा, लेकिन जहां पे दो चीज टच होता है, यहाँ पे देखो टच हो रहा है, ये हो गया करण कारक, यहाँ अलग हो गया, ये हो गया अपादान कारक। कोई भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी उदाहरण देख लो, बस इसी चीज पे गिरा हुआ है। सवार घोड़े से गिर गया, या इस पे फिर से दोबारा जाता हूं, स्नेहा लेखनी से लिखती है, यहाँ पे लेखनी और कागज के बीच में संबंध बनाया जा रहा है। अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा, अर्पिता और डंडे के बीच में एक संबंध बना है, क्यों, टच हो रहा है, सिंपल टच होना समझ लो। ये दोनों करण कारक के उदाहरण है। और अभी जो मैं बताया, ये है अपादान कारक के उदाहरण। वृक्ष से पत्ता गिरना, सवार का घोड़े से गिरना, सवार घोड़े से गिर गया, रेलवे प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। अब देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म और रेलवे संबंध बन रहा है कि संबंध अलग हो रहा है, संबंध अलग हो रहा है। रेलवे जो है, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी, तो प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी के बीच संबंध विच्छेदन हो रहा है, ठीक है। एक है संबंध कारक, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसके दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है, उसे हम लोग कहते हैं संबंध कारक। दूसरे शब्दों के साथ संबंध बनता है, संज्ञा और सर्वनाम का जब संबंध किसी और के साथ बनता है, तो उसे हम लोग कहते हैं संबंध कारक। मतलब उसको जो मिलाने में मदद करता है, तब उनसे कहते हैं संबंध कारक। तो संबंध कारक किसी क्रिया के साथ संबंध न बताकर संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से ही संबंध प्रकट करता है। इसकी विभक्ति से बने शब्द है, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, उनका, उनकी, उनकी। जिस जिस शब्द से आपको अपनत्व का बोध होता है या एक अधिकार का बोध होता है, तो होता है संबंध कारक। जैसे मेरा, मेरी, इससे एक अधिकार बनता है कि मेरा घर है, मेरी गाय, कुछ भी चीज, अपना, अपनी, उनका, उनके, इससे आपको एक राइट का पता चलता है। ये सब होता है संबंध कारक के उदाहरण। एग्जाम्पल देखिए, मेरी घड़ी खो गई, यहाँ पे मेरी का प्रयोग हुआ है, ये हो जाएगा संबंध कारक। मैंने अपनी पुस्तक लिखी, मैंने अपनी, कितना इंफेसिस दिया जाता है, कितना बल दिया जाता है, एक संबंध बनाया जाता है। तो ये सब जो है संबंध कारक के उदाहरण है। एग्जाम्पल एक बार फिर बता रहा हूं कि जो संज्ञा और सर्वनाम होता है, उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट किया जाता है संबंध कारक के आधार पर। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक होता है जब संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे कहते हैं अधिकरण कारक। जब संज्ञा के रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अधिकरण कारक, ठीक है। जैसे उदाहरण, मेज पर पुस्तक रखी है, नाव जल में तैरती है। तो मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक कहाँ रखी हुई है, मेज पर। तो यहाँ पे जो ये पर है, ये मैं है, इससे एक आधार का बोध होता है। तो ये सब अधिकरण कारक के उदाहरण हो गए। बच्चों, अंतिम कारक है संबोधन कारक। नाम से स्पष्ट होता है, संबोधन, संबोधित करना। आप किसी को कैसे बुलाते हैं, संबोधित कैसे करते हैं, ये सब संबोधन कारक का प्रयोग करके ये हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं संबोधन कारक। जिससे किसी को पुकारने का बोध होता है, उसे हम लोग कहते हैं संबोधन कारक। जैसे विभू इधर आओ, दो तीन एग्जाम्पल बस बता रहा हूं। इसमें आप चाहें तो इस स्लाइड में जितना भी दिया गया उस पे सब पे एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं। ए हो, अजी, अरे, ए, अरे,
ये सारा संबोधन कारक होता है। इसको सिंपल वर्ड में बताया जाता है जिससे किसी को बुलाने का भाव निकलता है। देखो जितना भी 8 कारक है सबको छोटा छोटा ट्रिक से हम लोग समझ सकते हैं। कर्म से क्या होता है जब दो मिलता है, अपादान दो अलग होता है, संबंध जब संबंध बनाया जाता है, अधिकरण जिसपे एक आधार का पता चलता है, संबोधन जिससे किसी को संबोधित किया जाता है। तो ये 8 आपके कारक हैं। ये 8 कारक एग्जाम में आपको किसी भी रूप में अगर पूछा जाता है तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सारे प्रश्न का जवाब देने की कंडीशन में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि यज्ञ विद्या में जितना भी वीडियो बताया जा रहा है सब वीडियो आपके लिए समान रूप से उपयोगी है और सारे वीडियो को आप समान रूप से देख भी रहे हैं। मैथ, रीजनिंग, जनरल स्टडी से रिलेटेड जितना भी वीडियो मैं शुरू में भी बोला था, क्लास समाप्त में भी बोल रहा हूँ, वो सारा वीडियो हमारे लिंक पे दिया गया है। आप लिंक पे जाएं, सारे वीडियो को देखें, इसका फायदा उठाएं। जो बच्चा आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़ा है, यज्ञ विद्या से जुड़ा है, उसे प्लीज यज्ञ विद्या को सब्सक्राइब करें। यज्ञ विद्या कहाँ अवेलेबल है? आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यज्ञ विद्या यूट्यूब पे अवेलेबल है। जो बच्चा हमारा पुराना स्टूडेंट है वो हमारे वीडियो को दूसरे से शेयर करें। ये वीडियो आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया जा रहा है, इसलिए आप लोग का एक मॉरल राइट भी बनता है कि हमारे वीडियो का प्रचार प्रसार करना। हम लोग आपसे सिर्फ प्रचार प्रसार चाहते हैं। आप लोग का जितना प्रचार प्रसार यज्ञ विद्या के लिए होगा उतना हमारा मोटिवेशन आप लोग के लिए बढ़ जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए यज्ञ विद्या। बहुत जल्द आप लोगों के सामने नया वीडियो लेके आने वाले, तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।